ओके, सो ओके, तो आज थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा पहले क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। आई हैव सम वर्क, तबीयत भी ठीक नहीं है वैसे तो। तो चलो शुरू करते हैं। 8.3 वाज योर होमवर्क, बताओ कहाँ पे दिक्कत हुई है। पहले हम बात करते हैं इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2। आई थिंक लेवल 1 में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 की बात करते हैं। ओके, सो तनिष्क ने भेजा है 8.2 क्वेश्चन नंबर 9, साहिल 4, अमृत 6। चलिए, तो गाइस ये मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप वो क्या कहते हैं, सेव नहीं होगा ये, तो यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहले देखो साहिल, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ऊपर जो साइन 70 दिख रहा है, नीचे है cos 20, तो 70 प्लस 20 90 डिग्री हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। साइन चेंज होता है cos पे, cos चेंज होता है साइन पे। तो या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो, दोनों में से कोई एक को चेंज करो। तो वो कितना बन जाएगा, अगर मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज किया तो cos 20 डिवाइडेड बाई cos 20। सिमिलरली अगला वाला देखोगे तो cosec है और sec है, ऊपर cosec है नीचे sec। 36 डिग्री और 54 डिग्री ऐड करने से कितना हो रहा है, ऐड करने से 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ऐड करने से 90 डिग्री बन रहा है, तो वो कितना हो गया, अगेन वो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला प्रॉपर्ली एग्जाम्पल फिट हो रहा है, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे लेट से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को चेंज करते हैं, लेट से न्यूमरेटर को ही चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा sec 54 डिवाइडेड बाई sec 54। समझ में आ रहा है, इस तरीके से चेंज करना होगा। अब जैसे यहाँ देखो, इसमें ध्यान से अगर मैं आपको हिंट दूं, तो tan ऑफ 10 डिग्री और tan ऑफ 80 डिग्री दोनों में क्या खासियत है कि इनको, इनका जो एंगल है उनको जोड़ने से कितना बन रहा है, इनके एंगल को जोड़ने से कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। अब अगर आप tan 80 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, tan 80 डिग्री को अगर कन्वर्ट करने जाए तो क्या बनेगा, वो बनेगा cot ऑफ 10 डिग्री। tan 80 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, cot ऑफ 10 डिग्री बनेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो cot ऑफ 10 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और tan ऑफ 10 डिग्री वहां पे था। cot इंटू 10 की वैल्यू होती है 1, cot और 10 का प्रोडक्ट होता है 1, ठीक है। तो उससे आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं इसको यहाँ देखूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, तो तीसरे टर्म में अगर आप डिनोमिनेटर में चेंज करते हो, सिर्फ तीसरा टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये tan 10 डिग्री के साथ ये जो tan 80 डिग्री है, tan 80 डिग्री को मैं अभी वहां पे लिख देता हूँ cot ऑफ 10 डिग्री। अच्छा, बीच में देखो tan ऑफ 40 डिग्री और tan ऑफ 50 डिग्री भी मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे हमने 10 डिग्री और 80 डिग्री में जो फंडा लगाया था, वही फंडा हम 40 डिग्री और 50 डिग्री पे भी तो फिट कर सकते हैं, बिकॉज tan ऑफ 40 डिग्री अपना और tan ऑफ 50 डिग्री एंगल जोड़ो, जो 40 प्लस 50 90 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक को चेंज करते हो कॉम्प्लीमेंट्री का हेल्प लेके, मान लो कि आपने tan 40 डिग्री को कन्वर्ट किया, तो tan 40 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, वो cot 50 डिग्री बनेगा। तो cot 50 इंटू tan 50। अब यहाँ पे क्या है साहिल की, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो cot इंटू tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, ये tan ऑफ 10 डिग्री और cot ऑफ 10 डिग्री, इसका भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर पे आ जाओ, न्यूमरेटर में क्या है, cos 43 है और cosec 47 है। अब cos को अगर आप चेंज करते हो तो cos, अच्छा एंगल देखो, सबसे बड़ा हिंट आपको एंगल देता है। दोनों न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाइड है 43 प्लस 47 कितना है, 90 डिग्री है। अगर आप cos को चेंज करते हो, cos को चेंज करते हो तो क्या किस में कन्वर्ट होता है, साइन में।
43 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 47, तो साइन 47 ऊपर बनेगा इनटू कॉसेक 47। तो फाइनली अपने न्यूमरेटर में क्या देखा हमने, न्यूमरेटर में देखा कि साइन 47 इंटू कॉसेक 47, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया वैल्यू, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो कहने के लिए आपको पहला टर्म का वैल्यू निकल कर आएगा 1, दूसरा टर्म का वैल्यू निकल कर आएगा 1 और तीसरा टर्म में -2। तो 1 + 1 - 2 का वैल्यू लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर 0 होना चाहिए। गेटिंग दिस आइडिया साहिल? ठीक है, नेक्स्ट अखिलेश ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। अखिलेश क्वेश्चन नंबर 5 को तो हम ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक अगर हमें लगाना होगा अखिलेश, तो सबसे पहले तो a + b + c कितना होता है, क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना, तो इसका सम तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप सी क्वेश्चन के हिसाब से b और c एक साथ है लेकिन a नहीं है वहां पे, तो आप क्या करोगे, आप a को दूसरी साइड भेज दो, a को दूसरी साइड भेजोगे तो क्या होगा 180 - a होगा। उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है b + c/2 और a/2, तो हमको एंगल को डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो अगर हम एंगल को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो वो बन जाएगा b + c/2, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 180/2 90 डिग्री हो जाएगा, अब -a/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत अखिलेश? अखिलेश यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आप देखो कि हमने अंदर जो tan और cot के अंदर जो एंगल है वो तो कहीं ना कहीं से आ गया, लेकिन अभी बाहर का रेशियो चाहिए। बाहर का रेशियो क्या है, tan पे रेशियो है, हाँ हो गया परफेक्ट। मतलब बेसिकली बाहर बस tan, दोनों जगह tan लगा देना तो tan of 90 - a ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, आपका क्लियर हो गया, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 आया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही ये सब आंसर होना चाहिए। पहली बार कर रहे हो तो एक्सेप्टेबल है, बट आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा देखते ही आंसर होना चाहिए। tan ऑफ, देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ऐसे चलते चलते tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लीमेंट्री का अगर क्वेश्चन है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना चाहिए था। आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना चाहिए था, एपी वगैरह नहीं है, ये एपी में नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अंदर का tan है, अब इस हिसाब से शिखर थोड़ा सा सोचते, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और फिर tan 45 1 हो जाता है। एपी में चल रहा होता है क्या वो? नहीं ना। अब यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हो अमृत, तो सबसे पहले बताओ कि tan 1 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए अगर सोचना भी हो तो किसको सोचोगे? 1 डिग्री के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री सोचना भी हुआ तो किसे? tan 89 को, है ना, बिकॉज 1 डिग्री + 89। पहले आपको एंगल पे देखना है, रेशियो बाद में आएगा, पहले एंगल पे फोकस करना है। तो आपको अब अगला चीज सोचना चाहिए था कि क्या इसमें हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो tan 89 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? tan 89 डिग्री को लिखा जा सकता है cot of 1 डिग्री। तो ये cot of 1 डिग्री में आ गया, और इधर tan of 1 डिग्री था, तो tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री जब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1 होगा। ठीक है, अब फिर दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, पीछे से अगर देखेंगे तो दूसरा टर्म हमारे पास है tan 88 डिग्री। tan 88 को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, cot of 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ cot of 2 डिग्री है, यहाँ tan of 2 डिग्री है, कितना हुआ इसका मल्टीप्लीकेशन? इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। तो इस तरीके से आई थिंक आई गिव यू एनफ हिंट, आपको पता चल जाएगा कि सब लास्ट में कट कुटा के 1 ही आने वाला है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही पास आते रहेंगे दोनों साइड से, तो आपको एक जगह एक सिनेरियो मिलेगा tan 44 इंटू tan 45
इंटू 1046, ठीक है, 1044 इंटू 1045 इंटू 1046। इवन वहां पे क्या होगा, अंकित कह रहा है हाउ टू सॉल्व इन एग्जाम। अंकित ऑब्वियस ही बात है ना, 1089 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस 1 करके cot 1 लिखोगे, जो मैं एक्सप्लेन करूँ उसी को लिखोगे। तो इन दिस वे आप एक बार पेयर बना दोगे। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट होने के बाद, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट होने के बाद आपकी अगली लाइन क्या होगी, tan 1 डिग्री इंटू cot ऑफ 1 डिग्री, फिर tan ऑफ 2 डिग्री इंटू cot ऑफ 2 डिग्री, ऐसे चलेगा। फिर tan ऑफ 44 डिग्री इंटू cot ऑफ 44 डिग्री, और लास्ट में tan 45 अलग रह जाएगा बिकॉज उसके लिए आपके पास पेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे सब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे डॉट 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 देके 1 ही लिखते रह जाओ, तो अल्टीमेटली 1 आ गया। बस इसके पहले वो दिखाना है कि 1089 इज इक्वल टू cot 1, 1088 इज इक्वल टू cot 2 and so on. The given question converts to this. ठीक है, is this clear? अगर आपको इसमें दिक्कत है, पहला लाइन आपको देखना है, तो पहला लाइन पहले ये लिख लो, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, पहले इसको पेयर पहले ही बना लो, ठीक है। उसके बाद tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ये आपका दूसरा पेयर हो गया। और इस तरीके से tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, इस तरीके से पेयर्स बना दो। फिर अगले स्टेप में tan की जगह cot डाल दो, ठीक है। अर्णव सुनते नहीं हो ना क्लास में, उसी का नतीजा है सर। एपी से लेना देना होता तो मैंने अभी तक बोल दिया होता। तो 2 मिनट पहले शिखर ने सवाल पूछा था, उसको मैंने जवाब दिया, बट आई थिंक आप या तो लेट आए या फिर आपने सुना नहीं, दोनों में से कोई एक ही केस है। लेट आए थे, वो कोई नई बात नहीं है, लेट ही आती हो आप। अब मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि अर्णव टाइम पे आएगा और टाइम पे मतलब सही सवाल पूछेगा। आप ऐसे भी सेशन के बीच में भागते हो, सवाल क्वेश्चन वगैरह टाइम पे सॉल्व नहीं करते हो, है ना। So I have started ignoring you. Nancy, question number 7. Nancy, question number 7 में our logic will remain the same. Sin है, cos है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर sin थीटा, ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, यहाँ पे लोगों के चांसेस ज्यादा है गलती करने के। यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक क्या बैठेगा, sin थीटा इज इक्वल टू, मान लो sin x इज इक्वल टू cos y लिखा हुआ है, मान लो sin x इज इक्वल टू cos y लिखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले हमको बाहर से साइन हटाना है, हमको सबसे पहले बाहर से साइन हटाना है, कैसे हटाएंगे, तो जो या तो पहले दोनों जगह साइन ले आओ या दोनों जगह कॉस ले आओ। पूरे इक्वेशन को साइन में रखो या फिर पूरे इक्वेशन को कॉस में रखो, कोई एक आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, साइन एक्स को हम कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस वाई पहले से ही प्रेजेंट है। नैन्सी कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा, तो कॉस कॉस ऑफ हट जाएगा एंड 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ से निकल आएगा। 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस इस तरीके से रिमूव हो गया। सेम लॉजिक लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। आप या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो या दोनों को साइन में कन्वर्ट करो। मान लो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा है ना, इस पूरे को अभी आप थीटा मान लो, इस पूरे को आप थीटा मान लो, तो साइन थीटा होता तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हम लिखते कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं थीटा बोलूंगा लेकिन लिखूंगा पूरा एंगल ब्रैकेट में, तो 90 माइनस 50 माइनस 3/2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 अल्फा माइनस 50। और अब ये ब्रैकेट के अंदर पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90 माइनस 50 अपना 40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ऑफ
यहाँ पे cos ऑफ 3 अल्फा माइनस 50, राइट। अच्छा, दोनों जगह से अगर cos को देखते हैं, दोनों जगह से अगर हम cos को ऐसे ही रिमूव करते तो अब 40 प्लस 3/2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 50 होगा। और यहां से आप इजीली अब अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप इस एक्सप्रेशन में पुट करो। अल्फा की वैल्यू जैसे यहां से कितना दिख रहा है मुझे, 90, 1.5, 60 दिख रहा है। अल्फा का वैल्यू 60 दिख रहा है। तो जब आप अल्फा की वैल्यू वहां पे पुट कर दोगे तो देखो tan अल्फा, sec अल्फा, sin अल्फा, cot अल्फा, cos अल्फा, ये सब में क्या हो जाएगा, tan 60, sec 60, sin 60, cot 60, cos 60, ये सब होंगे। सबका वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू आपको पता है। तो फिर उसके बाद sin 60 की वैल्यू डाल दो, tan 60 की वैल्यू डाल दो और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो इन क्लास एक्सरसाइज हो गया। अब होमवर्क में क्या क्या डाउट एक बार बताइएगा। होमवर्क ऑलरेडी हमने यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ट्राई टू अवॉइड सिमिलर क्वेश्चंस। अब बताओ होमवर्क में क्या दिक्कत है, फिर होमवर्क में क्या दिक्कत है। टेन M2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 जिसने भी पूछा है, सेम अभी मैंने सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे बताया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आईसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 बताया मैंने, यहाँ पे भी एबीसी आपके इंटीरियर एंगल्स थे और यहाँ पे tan ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू cot ऑफ 90/2 cot ऑफ a/2 है। और यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपका a प्लस बी क्या है, इंटीरियर एंगल है। और एक जगह पे b प्लस c/2 है और एक जगह पे सिर्फ a/2 है। तो विद द सेम अप्रोच यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है मिस्टी, सेम अप्रोच। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अमृत, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का भी लॉजिक बता चुके हैं। अच्छा आप 8.2 कह रहे हो, 8.2 पे आता हूं, रुको। अमृत क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो कहीं ना कहीं अभी हमने यहाँ पे इधर हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, ये इक्वेशन है, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्या लॉजिक बताया था मैंने कि साइन दोनों जगह पे सेम रेशियो लाना होगा। तो अगर अपन सेम लॉजिक यहाँ पे भी देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो आपको ए का वैल्यू पूछा है। ए अंदर का एंगल है, ए अंदर का एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको या तो पूरा को कन्वर्ट करना होगा कॉट में या पूरा को कन्वर्ट करना होगा टैन में। तो मान लो कि जैसे tan 2a है, tan 2a को आई थिंक ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था यार। tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot ऑफ 90 माइनस 2a हो जाएगा। तो cot ऑफ 90 माइनस 2a एक साइड में है और दूसरी साइड में cot ऑफ a माइनस 18 है। cot हट जाएगा तो अंदर के वैल्यूज को फिर कंपेयर कर लीजिएगा। खत्म। अमृत क्लियर है आई बिलीव। आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बट आवर अप्रोच विल रिमेन द सेम। हमने क्या फॉलो किया है इन सारे क्वेश्चंस में, पहले ही अगर क्वेश्चन आपको बता दिया कि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो जैसे अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है गाइज, अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करके हम राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। तो LHS लगाया रूट, अब देखो आप ये डिसाइड करो सबसे पहले कि अगर आप कैंसलेशंस करना चाहते हो इस केस में, तो हम सबको सेम एंगल में कन्वर्ट करेंगे, सबको सेम एंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अभी अमृत ने पूछा था, तो जब इक्वेशन दिया हुआ रहता है, इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो हमारा टारगेट होता है कि इक्वेशन के दोनों साइड में सेम रेशियो लेकर आए, ताकि रेशियो सेम है, इक्वेशन सेम है, तो रेशियो के अंदर एंगल भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है क्लियरली। तो सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा,
कि हम यहाँ पे सीधा साधा सबको कन्वर्ट कर दे, किस पे, सबको कन्वर्ट कर दे एक सिंगल एंगल पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, पहले तो मैं इसको नॉर्मल उस तरीके से बता लेता हूँ, फिर ओलंपियाड अप्रोच क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मान लो कि हम सब में बी हटाना चाहते हैं, हम सबको ए के टर्म्स में रखना चाहते हैं, सबको ए के टर्म्स में रखना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वो देखो जो वहां पे tan b दिख रहा है, tan b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot a में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, उधर cot b दिख रहा है, वो cot b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो tan a में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो sec b दिख रहा है उसको अगर a में कन्वर्ट करना चाहते तो किस में कन्वर्ट होगा, वो cosec a में कन्वर्ट होगा, राइट। अच्छा, सेकेंड टर्म में वो साइन स्क्वायर b है, सेकेंड टर्म में वो साइन स्क्वायर b है, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, cos स्क्वायर a में कन्वर्ट होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तनिष्क, फंडा समझ में आ रहा है कैसे, जैसे मान लो कि आपको पूछना है कि tan b को कैसे कन्वर्ट किया सर, तो a प्लस बी का वैल्यू 90 है, तो b कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए में कन्वर्ट कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot a के बराबर। तो हर जगह पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो जो लॉजिक है उसको यूज किया है। तो अब देखो मैं उन सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंगली पुट करता हूँ। तो tan a इंटू कॉट ए ऊपर आएगा tan a इंटू कॉट ए, फिर अगले वाले में tan a इंटू कॉट बी की जगह पे क्या बन जाएगा, वो tan a ही बन जाएगा, tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाई sin a इंटू cosec a, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको अब रब कर देता हूं। उसके बाद रूट एक्सटेंड किया माइनस, अब वो साइन स्क्वायर बी जो है वो कॉस स्क्वायर बी बना दिया उसको, कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए है ये, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। तो अब अगर आप कैंसिलेशंस पे देखते हो तो ये और ये तो कट गया, तो इधर 1 आएगा। अच्छा, नीचे देखो साइन इंटू कॉसेक कितना बन जाएगा, वैल्यू 1 बन जाएगा। अच्छा, इधर देखो tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा, tan इंटू कॉट वो भी 1 हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर इसको दोबारा रीराइट करते हैं तो क्या बन रहा है, 1 प्लस यहाँ tan a इंटू tan a क्या लिखाएगा, tan a इंटू tan a लिखाएगा tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो क्लियरली देख रहे हो कि जो फर्स्ट दो टर्म के नीचे जो 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप उसको रिमूव कर देते हो तो आपके पास रूट के अंदर क्या बचेगा, आपके पास रूट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए और बाहर रूट लगा हुआ है तो फाइनली क्या बनेगा, वो tan a बनेगा, which is equal to your RHS, which is equal to your RHS. Getting this now? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। तो तनिष्क, व्हाट वाज द आइडिया, बिकॉज हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना था और ए और बी का वैल्यू नहीं पता था, तो हमने डिसाइड किया कि पूरा एक्सप्रेशन को सिंगल एंगल में ले जाते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल एंगल में ले जाते हैं। हमने tan a में क्यों रखा, बिकॉज मतलब मैंने ए में ही सबको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे राइट साइड में tan a चाहिए था, राइट हैंड साइड में tan a दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने पूरे एंगल को a में कन्वर्ट किया। ठीक है, इज दिस क्लियर? मिस्टी मैं बता रहा हूं, आरएचएस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशंस जितने भी होंगे आपको हमेशा आरएचएस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है तनिष्क, डन या डाउट है कुछ? नो डाउट, ग्रेट। अब ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आपके दिमाग में ये चीज हिट नहीं करता है और ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है
तो अब ये क्या है कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा ट्रू होगा। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इधर सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था, आपने a को मान लो 0 रख लिया और b को 90 रख लिया, ठीक है, या फिर b 90 रखना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कुछ अनडिफाइन हो जाएंगे। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम a को भी 45 रख ले और b को भी 45 रख ले। क्योंकि देखो अगर ये अगर एक इक्वेशन है, एक तरीके से आइडेंटिटी जैसा है वो, क्योंकि अगर आप बोल देते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहाँ पे a और b कुछ भी रखे मैटर करता है क्या? नहीं, वो हमेशा फॉलो करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो इसका मतलब ए बी का कोई भी वैल्यू के लिए इसको सही होना चाहिए, और अगर ए बी के लिए किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं होगा तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं होगा। तो आप 45 डिग्री रख दो और आप कैलकुलेट करो। अब जैसे कि अगर हम बात करें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में देखो tan ए क्या कहते हैं, ऑप्शंस में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, मैं जब इसको उसमें डिस्कस करूंगा ना, जब इसके एनटीएसी के जब ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहां पे अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि इधर समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट गिवन, है ना। क्या होता है कि हमें कभी कभार अपना जो एजम्पशन होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आता तो योर ऑप्शंस वुड हैव बीन tan A, tan B, cot A, none of these। मुझे जो दिख रहा है कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता, ये अगर एनटीएसी में आता तो आपको उस क्वेश्चन के लिए ये 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते, ठीक है। तो एनीवेज एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। जब तक ये बेस नहीं बनेगा एनटीएसी तो ऐसे भी टच नहीं कर पाओगे, राइट। एनटीएसी में प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली प्रूफ करने नहीं देंगे, बट एक एक्सप्रेशन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सॉल्व करके चारों में से जो सही ऑप्शन होगा उसको मार्क करना पड़ेगा। बस वही है कि वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको अप्रोच नहीं दिखाना होता है, सो वी कैन गो विद एनी अप्रोच प्रोवाइडेड इट इज करेक्ट। तो आई बिलीव सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अच्छा 8.2 का 9 जाता हूँ एक बार 8.2 के 9 पे। किसकी बात कर रहे हो? इन एन एक्यूट एंगल एबीसी साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c वाला। अंकित देख रहा हूं। ओके, तो मिस्टी यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 वेरिएबल्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितने इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, मुझे 3 इक्वेशंस बनाने का जरूरत पड़ेगा। ये आपका कंप्लीटली ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में नहीं आएगा। तो देखो साइन ऑफ ये कितना दिया, 1 दिया हुआ है। अब बताओ साइन का वैल्यू 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन का अंदर जो ये एंगल है इधर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ये फिर, ठीक है। यहां से पहला इक्वेशन मिल गया। आ जाइए सेकंड वाले पे। इसको देखो tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए का वैल्यू √3 दिया। tan का वैल्यू √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब जिस एंगल का tan कैलकुलेट किया जा रहा है ये b प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री, ठीक है। अंकित ए को एलिमिनेट कैसे करोगे, कैसे पॉसिबल ए को एलिमिनेट करना?
अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो बी ही तो निकल कर आएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो बी ही तो निकल कर आते हुए दिख रहा है मेरे को। ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ए और सी साथ में एलिमिनेट होंगे। अच्छा, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ए बी सी एक्यूट एंगल के ही थे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहां से तीसरा इक्वेशन आ गया, फिर आप इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो बहुत आसान सा इक्वेशन है। अगर आप पहला वाला इक्वेशन देखते हो ब्लू कलर वाला, तो 2 से अगर कैंसिल कर देते हैं, 2 को अगर राइट साइड में भेज देते हो तो a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू 45 डिग्री हो रहा है। और उसके नीचे कौन सा इक्वेशन है, तो हमारे पास है b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप जैसे इन दोनों को ऐड करते हो, क्या होगा, इक्वेशन ऐड करने से c भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे और a भी कैंसिल हो रहा है, तो 2b बराबर 105 डिग्री आएगा। और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 52.5। ठीक है, अगर आप इसको नीचे पुट करते हो तो एक इक्वेशन आपको ए का मिल जाएगा, ए सी का मिल जाएगा, और एक ऊपर कहीं पे पुट कर लेना। तो एक ए सी का इक्वेशन यहाँ से उठाना है, एक ए सी का इक्वेशन यहाँ से उठाना, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना। मेन पार्ट था 3 इक्वेशन बनाना, वो मैंने बना दिया है। इक्वेशन की वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, और कोई अप्रोच अगर किसी का है, अंकित जैसे आपका अप्रोच है, सॉल्यूशन सॉल्व करके ग्रुप पे भेजना, मुझे टैग करना, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, ऐसा भी गेस वर्क नहीं चलना चाहिए। ओके, सो आर वी डन हियर। आपने एक सवाल पूछा था एडवांस, तो मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है ना कि एडवांस वाले में जो क्वेश्चन है शायद वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट एडवांस के क्वेश्चन जब हम प्रॉपर ओलंपियाड टॉपिक वाइज क्लास रखेंगे तब उस टाइम पे आपको वो होगा। ठीक है, ये सब उस टाइम पे फायदा करेगा। अभी एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, बेस अच्छे से वो बना लो। एडवांस क्वेश्चन तो इवन चैप्टर के एंड में जो ओलंपियाड क्वेश्चन थे हम वो भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो सब मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपका कुछ एक सवाल था, होमवर्क 2 का 2 सॉल्व किए हैं बट 1 आया है। होमवर्क 2 का 2, कॉस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर किए तो 4, 8/4 2 होगा। अरे 0 यार है अंकित, 0 यार है, चेक करो अपना प्रोसेस, गलत किए हो। ठीक है, अमृत सॉरी अमृत या अंकित जो भी थे, यहाँ पे क्लियरली मुझे ये 0 दिख रहा है। ये देखो, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, और यहाँ साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 हाफ होता है तो उसका स्क्वायर किया तो 1/4 हुआ, तो 8/4 हो गया 2। तो ये कुछ 1 + 1 - 2 बन रहा है। 1 + 1 - 2 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो चलो, so let's move on ahead. We have spent half an hour, 35 minutes on this thing only. So now we are going to start with the concept of trigonometric identities. So अब अगर हम बात करें आइडेंटिटीज का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। नॉर्मल आइडेंटिटीज तो आपको ऑलरेडी पता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, जैसे a + b होल स्क्वायर हो गया, या a + b × a - b हो गया, या a + b का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिटीज होते क्या है, तो गाइस ये हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। मतलब वहां पे आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो उससे हमारे वेरिएबल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वेरिएबल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगे। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। कोई भी एक इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तब बोलेंगे इफ इट कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। मतलब अगर उस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे एंड इट इज
ट्रू, इट सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यू फॉर द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह होना चाहिए, और उसमें हम कोई भी एंगल डाले तो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। जैसे कि इसको एकदम पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज आइडेंटिटी वाला फंडा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 डालते हैं, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू अगर 3 डालते हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको 64 मिलेगा, और अगर हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें हमेशा 64 ही मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू डालने से हमेशा ट्रू होता है। ठीक उसी तरीके से एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को आइडेंटिटी इसीलिए बोला जाएगा अगर उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है और वो रेशियोज हर एक एंगल के लिए ट्रू होता है। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो इसका शुरुआत होता है पाइथागोरस से ही। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो सामने आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा गया है PQR, जो Q पे 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर होता है। अब हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूज था PR, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया ये PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो अगर आप राइट साइड में देखोगे तो PR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर का वैल्यू तो 1 हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो आपको एक छोटा सा रूल, क्लास 8 का रूल है एक्सपोनेंट में, ये पता होगा कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है a बाई बी होल टू द पावर m लिखा जा सकता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखते हो तो PQ के ऊपर भी स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में PR के ऊपर भी स्क्वायर था, तो क्या किया गया, फ्रैक्शन बनाया गया PQ अपॉन PR का और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर ले लिया गया। सिमिलरली सेकेंड टर्म पर अगर आते हो तो QR अपॉन PR लिया गया और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर बनाया गया, और थर्ड पे अगर आते हैं तो PR अपॉन PR लाया गया और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि राइट साइड में तो अपना 1 आ गया, इधर जो PQ अपॉन PR था, PQ अपॉन PR, अगर हम देखें एंगल R के लिए, अगर आप एंगल R को थीटा मान लेते हो, ठीक है, तो फॉर एंगल R परपेंडिकुलर की अगर बात करें P, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, बेस हो जाएगा QR और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PR, है ना। तो अगर यहाँ पे हमको PQ अपॉन PR दिख रहा है तो PQ अपना परपेंडिकुलर है और PR अपना हाइपोटेन्यूज है, तो यह कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया। और सेकेंड टर्म है QR अपॉन PR, तो QR देखिए यहाँ पे बेस है हमारा, QR हमारा बेस है और PR हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो गया। तो इस केस में हमारा आइडेंटिटी क्या बन के आ रहा है? इस केस में हमारा आइडेंटिटी बनकर आया साइन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस कॉस ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी साइन आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आर का वैल्यू पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, बस इतना ही ध्यान देना था कि आर एक एक्यूट एंगल है, आर एक एक्यूट एंगल है। बोलो पहले यहां तक कोई दिक्कत है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है? पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, पूरा इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से फिर डिवाइड किया है, और उसके बाद एंगल आर के लिए हमारा एक साइन बन गया, दूसरा कॉस बन गया लेफ्ट हैंड साइड में। अर्णव पूछ रहे इज इक्वल टू 1 ही क्यों? अर्णव थोड़ा अनम्यूट करो, मैं जानू फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अनम्यूट करना तो अर्णव। यस सर, सर पूछ रहे हैं सर कि वहां पर सर इक्वल टू 1 क्यों हो गया सर? कोई और भी चीज तो हो सकता था। क्या क्या होगा बताओ सर हाइपोटेनियस PR अपॉन PR का वैल्यू, कोई भी सेम चीज अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर सेम चीज डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होती है वैल्यू? सर सेम चीज डिवाइड होने पर सर 1 हो जाता है सर।
तो इधर 1 क्यों लिखा होगा मैंने फिर? यस सर, समझ गया सर, समझ गया सर, डिवाइड होके 1 हो गया। थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि आप डम सवाल पूछते हो विजिट में? कभी कभार ऐसा लगता है कि बस टाइम वेस्ट करने के लिए पूछते हो। यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है जो टाइम वेस्ट करने के लिए पूछता है, और एक होता है अगर आसपास पेरेंट होता है तो बस सवाल पूछना है बोलकर इसलिए होता है। आई मीन क्लियरली दिख रहा है पीआर अपॉन पीआर कट के 1 हो रहा है। यस शुभम, वो अभी हम आगे बात करेंगे। सो आई थिंक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल प्रूफ था। इस प्रूफ में हमने ये देखा कि साइन आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पे फोकस किया ही नहीं, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पे फोकस किया ही नहीं है बिल्कुल भी। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है। ये मत सोचना कि हमने इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने साइन इंटू थीटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल दिया हूं, यहाँ पे इक्वल दिया हूं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसीलिए पिछले वाले साइड में क्या था, साइन आर का होल स्क्वायर था, उसको लिखा गया है साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। Likewise, other trigonometric identities can also be proved. इसी तरीके से आप बाकी आइडेंटिटीज को भी आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, वो जो इक्वेशन था, जो पाइथागोरस इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था, राइट। अब अगर आप हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के जगह से, मान लो अगर आपने पूरी इक्वेशन को पी क्यू के स्क्वायर से डिवाइड करते, अगर आप पूरी इक्वेशन को पी क्यू के स्क्वायर से डिवाइड करते तो आपको मिल जाता ये, आपको मिल जाता ये, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। और मतलब देखो फाइनली क्या है, फंडा जो है इस तीनों आइडेंटिटीज कैसे आए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो एक बार हमने कैसे, पहला आइडेंटिटी हमने कैसे ऑब्टेन किया, जब हमने पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड किया, जब हमने पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड किया। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन कैसे ऑब्टेन किया, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन किया जब हमने मान लो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड किया। अर्णव, कल जो तुम क्लास से भागे थे ना सवाल पूछने के टाइम पे, मुझे याद था, जब मैं लोगों से सवाल पूछ रहा था उस टाइम पे जो तुम भागे थे मुझे याद है, ठीक है। एंड लास्टली तीसरा इक्वेशन कैसे आया था, तो पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड किया गया था, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आप इसको एक्चुअली में जिस तरीके से हमने साइन वाला प्रूफ किया है ना, जिस तरीके से हमने साइन वाला प्रूफ किया है, ठीक है, उसी तरीके से आप बाकी दोनों भी आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ओके, कह रहा है कि सॉरी सर हम डर गए थे, तुम ये सोचे थे कि सर को पता नहीं चलेगा। पहला तो मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, दूसरा आप भागे थे बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया था। जो ध्यान दे के सुन रहे थे वो नहीं भागेंगे, भागते वो हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि अब मैं आपको इग्नोर करूंगा। जब आप फायदा उठाने का सोच रहे हो तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, सोचो। मेरे लिए उस स्टूडेंट के पीछे भागना बेटर ऑप्शन है जो स्टूडेंट मतलब भाग जाता है क्लास से, क्लास में लेट आता है। अगर मैं इस चैप्टर का होमवर्क देता हूँ तो पिछले चैप्टर का होमवर्क करता है। अब खुद बताओ, क्या वो मेरे लिए उस स्टूडेंट के पीछे सोचना भी मेरे लिए वर्थ है क्या? नहीं। क्लास 8 से लेके क्लास 12 हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों की एनटीसी की क्लासेस अलग है, 12th में बोर्ड्स का बैच अलग है, जेई का बैच अलग है। तो ट्रस्ट मी, आई हैव अ लॉट ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे।
ठीक है, तो कोई अगर भागता है क्लास के दौरान तो ट्रस्ट मी गाइस, धीरे धीरे इट्स लाइक you will see that I will start ignoring you. Anyways, so guys, this is the only three identities. This is the only three identities that we have to remember. ठीक है, this is the only three identities that we have to remember for our solving the, मतलब यही identities है कहने के लिए. शिखर कह रहा है कि सर इसको कोई ट्रिक है याद रखने का. शिखर पूरे पूरे फॉर्म उसमें देखो हर तरीके से बताया हूं. आई थिंक इसको याद रखने का कोई इतना मुश्किल चीज है ही नहीं. स्टिल अगर ट्रिक चाहिए, बिकॉज सबसे आसान ट्रिक क्या हो सकता था, मान लो कि आपको ये याद रखना पड़ेगा तो सबसे पहले तो सबको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आप सबको पहले ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में. ठीक है, अब अगर आप पूरी इक्वेशन को, अगर आप बाकी दोनों आइडेंटिटीज यहीं से निकालना चाहते हो, बाकी दोनों आइडेंटिटीज यहीं से निकालना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि एक ऑप्शन है आपके पास, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से. पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से, और सेकंड यहां से दूसरा आइडेंटिटी आएगा, यहां से तीसरा आइडेंटिटी आ जाएगा. तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा. अच्छा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा. 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास आ गई दूसरी आइडेंटिटी. ठीक है, अच्छा तीसरी आइडेंटिटी लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. तो पूरे इक्वेशन को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू tan स्क्वायर होगा, फिर cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, एंड 1 बाई cos स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर होगा. ओके, तो इस तरीके से आपके सेकेंड आइडेंटिटी और आपकी थर्ड आइडेंटिटी निकल कर आ जाएगी. राइट, तो आई थिंक इसके बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं. उससे पहले हाउ टू सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स. अब ऐसा गाइस एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जैसे अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस होता था, ऐसा कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं है. मेनली यू विल बी एबल टू सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय एक्सपीरियंस. जनरली हर एक स्टूडेंट को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, राइट, बट वही अप्रोच अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तरीके सीख रहे हो अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो वो अप्रोच कहीं ना कहीं माइंड में डेवलप होता है और देन यू लर्न. ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लोगे तो काम हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ओनली देन आई कैन से दैट यस नाउ यू आर रेडी टू डू गुड. ठीक है, तो ऐसा मान के चलो, मैं नहीं कह रहा कि आप जाके आर डी शर्मा सॉल्व करो, उसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, बट अगर आप आर एस अग्रवाल का खाली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट उठाओगे ना, मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे. तो बस उन 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहां डाउट होगा हर एक क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहीं से आप इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो. यही इकलौता इसका उपाय है. स्टिल थोड़ा सा क्या क्या चीजें हम फॉलो करें. तो सबसे पहला पॉइंट, learn well the formulas of trigonometric identities, ratios, reciprocals.
जो आइडेंटिटीज है ये तीनों वो याद रखो, रेशियोस ये पता होना चाहिए, साइन थीटा वगैरह क्या होता है, रेसिप्रोकल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इंस्टेंटली अगर ये ऑफलाइन होता ना तो मैं सबको पूछता रेसिप्रोकल का, तो कम से कम 2-4 लोग यहाँ पे गलत बोल देते। ऑनलाइन है तो मैं किसी को पूछूंगा भी तो फटाक से बुक से देख के बता देगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज, द बेटर यू नो द आइडेंटिटीज, the easiest it will be to recognize what is going on in the problem। जितने अच्छे से आप आइडेंटिटीज को समझ पाओगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे। यहाँ पे जनरली आपका जो आरएचएस होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जनरली, मतलब जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जो तनिष्क ने दिया था, तो जनरली आपको ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन जहां दिखेगा या तो एलएचएस में या आरएचएस में जहां दिखेगा आप वहां से शुरू करोगे और हम वहां से छोटा वाला एक्सप्रेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होता है तो उसको प्रूफ करना होता है। प्रूफ मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि उस जगह से शुरू कीजिए जहां पे कॉम्प्लेक्स ज्यादा है और दूसरे साइड पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। थर्ड पार्ट, इट बिकम्स मेनी टाइम्स इजी। बहुत बार क्या होता है कि जो सेक, कॉसेक, कॉट एंड टेन, अगर आप इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हो, क्योंकि देखो टैन होता है साइन बाई कॉस, कॉट होता है कॉस बाई साइन, कॉसेक होता है 1 बाई साइन और सेक होता है 1 बाई कॉस। तो ये चार रेशियोज को अगर हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो जनरली बहुत बार क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अगर आपसे कुछ भी ना बने, कोई भी एक चीज नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप साइन कॉस में उसको ब्रेक कर लीजिएगा, उस टाइम पे आप उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द क्वोशिएंट एंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। क्वोशिएंट मतलब वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाला, tan थीटा होता है, और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी वो आपका जैसे कॉसेक होता है 1 बाई साइन, सेक होता है 1 बाई कॉस, वो रेसिप्रोकल की बात करें, ठीक है। तो मतलब पॉइंट नंबर 3 इज ऑल अबाउट कि बाकी सारी रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, इफ यू सी पावर 2 और मोर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पावर 2 दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली इन आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है। हर क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटीज मिलेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको हायर पावर्स मिलेगा, अगेन ये सब एक्सपीरियंस वाली चीज है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि ये हमेशा काम करेगा, शायद कहीं पे काम ना करे, बट दिस इज व्हाट यू विल फॉलो व्हेन यू आर स्टार्टिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर हायर पावर्स दिखते हैं तो कोशिश होनी चाहिए इसका वहां पे यूज करने का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, you will begin to see patterns and it will be easy to solve this trigonometric identities problem। जब प्रैक्टिस करके जब आपको आइडिया लगेगा तभी जाकर वो पैटर्न्स वगैरह दिखते हैं और तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब तक पैटर्न नहीं दिखेगा ना, आपको अगले 2 स्टेप के बारे में सोचना होता है कि अगला 2 स्टेप यहाँ से करेंगे तो हम मान लो कि आपने एलएचएस से शुरू किया, तो आपको यही सोचते रहना है कि अगर हम ये करते तो हम आरएचएस की तरफ पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ, ज्यादा प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं 8-10 साल का एक्सपीरियंस, 40-50 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस वाला बात है। एंड लास्टली, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, you will start figuring out the equation and their symmetry to resolve them fast। बिना प्रैक्टिस के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर कह सकते हो स्टूडेंट्स जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, नहीं क्या किया था, एपी किया था। तो एपी का कोई भी पार्ट जो है अगर आप चाहो तो एक ही दिन में सीख सकते हो। एक ही दिन में आप मतलब बैठे, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, काम हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा आपको टाइम पे सॉल्व करते रहना पड़ेगा। अगर आप इसको अभी कर लिए अच्छे से और उसके बाद 3 महीने का गैप आ गया तो ट्रस्ट में फिर वो भूल जाते हो। फिर आपको 0 तो नहीं लेकिन 20 से शुरू करोगे। मतलब आप पहले 0 से 100 हो गए थे, फिर आपने 3 महीना छोड़ दिया तो 100 से 20 पे आ जाओगे, फिर आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। आइडेंटिटी वाले पार्ट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश यही रखना कि इसके बाद हर जब टॉपिक खत्म हो जाए तो एटलीस्ट हर 10 से 15 दिन में खाली 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखना। 15 दिन में अगर 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह ये, तो भी आप मतलब उस हैंग में रहोगे। क्वेश्चंस कितना टाइम में बनाना है? 1 घंटे में बनाना है क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस कोई भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टारगेट 5 to 6 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 4 नंबर के हिसाब से बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको 8 से 9 मिनट मैक्सिमम प्रॉपर राइटिंग के साथ,
और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप 10 to 15 मिनट्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट दोगे, 10 से 15 मिनट्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट दोगे एक क्वेश्चन में। नहीं होता है मूव ऑन करो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। साहिल प्रैक्टिस, मुझे ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बिना प्रैक्टिस का काम नहीं होता है। अमृत पूछ रहे सर साइन टू थीटा ये क्या होता है और इसका आइडेंटिटी कैसा होता है। अमृत एक्चुअली क्लास 11th में जब जाते तो साइन टू थीटा डबल एंगल होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बट ये आपको इस लेवल पे भी पढ़ना नहीं है। एनटीएससी पॉइंट से जो ट्रिगोनोमेट्री में हमें चाहिए भी होगा वो मैं अलग से डील करूंगा, ठीक है। तो 11th की चीजों के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। 11th में आप ऐसा सोचो ना, आपका क्लास 10th में चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और 11th में क्या हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री। तो आप अभी जो कर रहे हो वो एकदम बेस है, बिल्डिंग का फाउंडेशन है, और उसी फाउंडेशन के बेसिस पे क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है अमृत, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन को ज्यादा फॉर्मूलाज यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो आइडेंटिटीज में हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि एक आइडेंटिटीज क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे और वो हर एक एंगल के लिए ट्रू होगा, वो हर एक एंगल के लिए ट्रू होगा। हर एक एंगल के लिए ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको मैं छोटा सा काम देता हूं, आप कैलकुलेट करो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, पता है ना साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। कितना बन गया, 4/4, 1 हो गया, आ गया 1। एंगल दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री रखा है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कर दिया। साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। फॉर्मूला भी अगर देखोगे तो फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ रहता है, थीटा दोनों जगह सेम है तो एंगल सेम रखोगे। मान लो आपने यहाँ पे रखा साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अभी भी सेम आना चाहिए। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, कॉस 90 0 होता है तो 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा, तो 1 + 0 1 आया। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, सॉल्व करने के दौरान मेन टारगेट क्या होगा हमारा कि बड़ा एक्सप्रेशन से छोटा एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, और अगर आपको हायर पावर्स दिखता है, 2 या 2 से बड़ा पावर्स दिखता है तो हम ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वगैरह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस के दौरान, सबसे पहला सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। दिस इज एन आइडेंटिटी, ये अभी हमने वहां पे प्रूफ किया। तो अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, जो भी हो पता नहीं, बट यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक चीज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दूसरा। अगर यहाँ से लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, किसी एक को दूसरी जगह भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक को, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह में बहुत बार इसको देख के आपको वो रियलाइज होगा। ठीक इसी तरीके से अगला कहाँ पे काम करेगा, ठीक इसी तरीके से आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम। अब ये भी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो फाइनली यहां से cosec थीटा प्लस cot थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा हुआ। ओके, मतलब ये क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो ये आपको वहां पे क्वेश्चन में जरूरत पड़ा तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो खासा यूज होता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। तो अब जैसे इसको प्रूफ करना है ना, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसका क्या है कि LHS और RHS में सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, दोनों में सेम टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हम अभी शुरुआत कहाँ से करें? तो हमारा शुरुआत होना चाहिए कि हमने पहले देखा कि LHS का न्यूमरेटर में कॉस है, लेकिन RHS के न्यूमरेटर में साइन है, तो आपको लाना है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वो हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस कॉस स्क्वायर जो है उसको राइट साइड में भेज दिए, माइनस कॉस स्क्वायर को राइट साइड में भेज दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। ये तो ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, तो इधर से इतना तो हमको पता चलिए कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा वो एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताने का रीजन बस इतना ही था ताकि आपको दिखे कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर्स वगैरह इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो इससे आपको कितना आइडिया मिल गया? हमको ये आइडिया मिल गया कि जो LHS से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, LHS से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और हमको चाहिए ऊपर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर को हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से रैशनलाइज करेंगे, एक तरीके से रैशनलाइज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे अभी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही रहने दिया। तो ऊपर अगर देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अब लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को लग रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखा जाता है, तो अगर ऊपर एक बार आए इधर एक्सप्रेशन में, ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर को राइट साइड भेज दें, साइन स्क्वायर को राइट साइड भेज दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर होगी। अगर सोच लो कि हमने साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर को राइट साइड भेजा होता, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आती। ठीक है, अब ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन लिखा जा सकता है। नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए जब ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिए? साइन स्क्वायर लिख दिए। और नीचे हमारे पास एक साइन थीटा था, और ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा था। तो अब ध्यान से देखिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो एक एक एंगल कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा साइन थीटा, और नीचे क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या रहा ये लास्ट में? ये आपका RHS आ गया। ठीक है, सो ये बस आपको दिखाने का टारगेट यही था कि जनरली जब 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है और साइन बाई इसमें जाना होता है, तो वहां पे हम रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रैशनलाइजेशन वाला। और रैशनलाइजेशन मतलब रैशनलाइज हम रूट को हटाने के लिए करते हैं, तो ये स्टेप कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन जैसा है, एग्जैक्ट रैशनलाइजेशन नहीं है। गेटिंग द आइडिया? ठीक है, सो क्या क्या चीजें हमने देखी यहाँ पे आज की क्लास में? आइडेंटिटीज क्या होती है, फिर हमने देखा मेनली 3 आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अच्छा, फिर जब पहला आइडेंटिटी पे बात किए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रखे साइन स्क्वायर को भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा था। फिर वो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा था, जिसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते थे। तो याद रखिएगा कि इस आइडेंटिटी को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। फिर आते हैं अगले 2 आइडेंटिटी पे, जैसे tan और sec। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा के ये आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक और कॉट के केस में ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका खासा यूज होता है, और यहाँ पे इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लाने के लिए। और भी क्या रीजन थे, ऊपर 1 प्लस कॉस था, कॉस को साइन में लेके जाना था। अब 1 प्लस कॉस का साइन से क्या लेना देना, तो 1 प्लस कॉस का साइन से ये लेना देना है कि जब 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब साइन स्क्वायर आता है ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन कलर से जो चीज लिखी थी वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप पहले तो जितना यहाँ पे आइडेंटिटीज के अलग अलग फॉर्म लिखे मैंने उसको अपने माइंड में बैठाइएगा, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पे चलते हैं। मानो मैं प्रूफ करता हूँ लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, चलो 2, ठीक है। तो यहाँ पे LHS कौन सा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, LHS ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा वैल्यू दिख रहा है, राइट हैंड साइड में खाली 1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, LHS से शुरू किया। LHS क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो ये अब आपको दिमाग में हिट कब करेगा, जब आपको आइडेंटिटी अच्छे से पता होगी। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करना चाहिए आपको, अगले स्टेप में 1 बाई कॉसेक को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर लिखोगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये, और इसकी वैल्यू होती है 1। अगेन आइडेंटिटी यूज हुआ है, तो 2 बार आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पे हम लोग, 2 बार आइडेंटिटी यूज हुआ है, और एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नॉलेज यूज हुआ कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। तो ये यूज होकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट के अंदर टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में चीजें रूट के अंदर है, राइट हैंड साइड में चीजें रूट के अंदर नहीं है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि LHS से पहले तो शुरुआत कीजिए और उसके अंदर ऐसा मैनिपुलेशन कीजिए कि अंदर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए चीजें। स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तभी ना रूट हटेगा। तो कैसे करोगे, देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, खासियत क्या है इनकी, आप रैशनलाइज करोगे। जब आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, याद रखना जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन मिलते हैं जनरली वहां पे वो रैशनलाइजेशन वाला चीज बनता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन होगा कि RS अग्रवाल आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। हमारी अगली क्लास सैटरडे को है, अच्छा खासा टाइम है। RS अग्रवाल से पहले कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखकर फिर आओ इधर अवंती के मॉडल पे, क्लियर। और अवंती के मॉडल को सॉल्व करो और RS अग्रवाल को सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन दोनों जगह पे सेम मिल जाएंगे, NCERT को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने RS अग्रवाल में सब कुछ अपने अंदर समेट लिया होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए। शिखर पूछ रहा है सर व्हाई कैनॉट डू RD शर्मा। शिखर, बिकॉज आई थिंक RD शर्मा विल बी not a good choice especially for trigonometry right now. RD शर्मा will not be a good choice. साहिल पूछ रहा है RS अग्रवाल कहाँ है सर। वेरी गुड क्वेश्चन साहिल। कौन इसका आंसर देना चाहेगा, हैंड रेस करो। कौन इसका आंसर देना चाहेगा साहिल के जवाब का। अर्नब वाह, हाँ अर्नब अनम्यूट करके बताओ। सर आप मॉड्यूल्स सॉरी ग्रुप में डाले थे सर RS अग्रवाल का PDF और RD शर्मा दोनों का डाले थे। RD शर्मा तो शिखर ने डाला था, लेकिन मैंने RS अग्रवाल डाला था, ठीक है साहिल। और मैंने उसके बाद नीचे मैसेज भी किया था डाउनलोड कर लेने के लिए, लिंक में नहीं है। अगेन साहिल वही पॉइंट है, बार बार उसी को मैं दोहराऊंगा, बार बार मौका देते हो। फोकस मतलब जो चीजें होती है ना जो आप ध्यान नहीं देते हो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में। ग्रुप पे बहुत बार भेजा हो, एक बार नहीं 2 या 3 बार भेजा हूं मैं। उसका फायदा क्या है, 2017 तक के पास्ट क्वेश्चंस भी उसी के अंदर है, और कोई रीजन ही नहीं था भेजने का। चलो तो गाइज दिस विल बी इट फॉर मी। आज बहुत थक गया हूँ एंड तबीयत सुबह से अच्छी नहीं लग रही है, ओके।
अच्छा, अर्णव कह रहे हैं 2019 तक के क्वेश्चन थे उसमें, राइट, परफेक्ट। तो आज आपके लिए जो छोटा सा काम दे रहा हूँ कि यहाँ पे इफ नीडेड गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। रिकॉर्डिंग वैसे मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, एक और क्लास है वैसे 7 से 9, मैं अभी थोड़ा रेस्ट लूंगा, तो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी भी गाइस तो रात को अपलोड होगी, ठीक है। चलिए, सो आई एम एंडिंग द क्लास। गो थ्रू द क्वेश्चंस, आपको आइडिया दे दिया है मैंने। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आपको वो हैंग पता चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।